हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ महिमा दुबे और मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। और अभी मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, पता नहीं इसमें क्या है, ऊपर से जा रहा है। ऐसा प्रॉब्लम बच्चों में दिखता है। तो मैं बहुत सारे बच्चों को तो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे अंदर ट्रिक है या मेरे पास उसको पढ़ाने का जो ट्रिक है, उसको समझाने का जो तरीका है, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो। और किसी भी सब्जेक्ट को हम तब तक जो है नहीं अच्छे से पढ़ पाते हैं जब तक हम उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि इसमें है क्या। अगर हम पहले ही बोर हो जाएंगे कि पता नहीं इसमें क्या है, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम महिमा दुबे है और मैं आपको 11th-12th की इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। लेकिन सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो होता क्या है, उसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर मुझे ये जानना है कि एप्पल मीन्स सेव, तो एप्पल की स्पेलिंग होती है APPLE। तो APPLE में जो अल्फाबेट्स हैं APPLE, पहले मुझे ये जानना होगा ना कि ये आता कहाँ से है, ये क्या है। पहले हम जब तक अल्फाबेट नहीं सीखेंगे तब तक हम उसको एक साथ मिला के एप्पल नहीं पढ़ पाएंगे। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स को शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये होती क्या है। तो पहले इकोनॉमिक्स जानना है, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि इकोनॉमी क्या होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमी से ही आती है। तो बेसिकली इकोनॉमी इज अ जियोग्राफिकल बाउंड्री इन विच पीपल लिव, वर्क एंड अर्न। एक ऐसा जियोग्राफिकल बाउंड्री, एक ऐसा एरिया जहां पे लोग रहते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, उसे कहा जाता है इकोनॉमी। देखिए, मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाऊं तो भी कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, इसलिए हम बाइलिंगुअल चलते हैं। क्योंकि मेरा जो मानना है कि आप तक मेरा कॉन्सेप्ट पहुंचना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, लैंग्वेज बैरियर ना बने, इसीलिए मैं बाइलिंगुअल चल रही हूँ। तो इकोनॉमी इट इज अ जियोग्राफिकल बाउंड्री इन विच पीपल लिव, वर्क एंड अर्न। जियोग्राफिकल बाउंड्री मींस जैसे इंडियन इकोनॉमी एक सेट है कि हाँ, इतनी ये इंडिया का एरिया है तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी फॉलो हो रही है। ये अमेरिका का एरिया है तो यहाँ पे अमेरिकन इकोनॉमी फॉलो हो रही है। तो ऐसे ही जियोग्राफिकल एक बाउंड्री है जहां पे लोग रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, उसे बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमी। एक ऐसी ब्रांच है सोशल स्टडी की जिसमें हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इकोनॉमी को कहेंगे अर्थ व्यवस्था, और इसको कहेंगे अर्थ शास्त्र। तो हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, उस जियोग्राफिकल बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं कि जहां पे लोग रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो क्या काम कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, जो भी वर्क हो रहा है कहाँ से, वो क्या हो रहा है, और इसका हमारी इकोनॉमी पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक। अब ये देखना है कि इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। देखिए, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज अ इकोनॉमी where the degree of control of the government is higher than the degree of control of the public। यानी कि जहां पे जो पब्लिक का कंट्रोल है वो कम है इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट। अब अगर स्टैटिक में आपको एग्जांपल बताऊं तो 80% गवर्नमेंट का रूल चलता है और 20% जो है वो पब्लिक का रूल चलता है। अब ये फिक्स नहीं है कि इतना ही चलता है, ये मैंने आपको जस्ट एक एन एग्जाम्पल बताया है कि डिग्री ऑफ कंट्रोल जो गवर्नमेंट का होता है वो ज्यादा होता है और पब्लिक का कम होता है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो रशिया है, आपका चाइना है और नॉर्थ कोरिया है, ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, वो इन कंपैरिजन पब्लिक काफी हाई है। और आपको पता भी होगा नॉर्थ कोरिया के बारे में, चाइना के बारे में, कि वहां पे न्यूज भी वही छपती है जो गवर्नमेंट चाहती है। तो इसलिए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी फॉलो करता है रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया फॉलो करता है। फिर आपका आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, द डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ द पब्लिक। मीन्स इसका एग्जाम्पल है इंडिया, जहां पे जो
गवर्नमेंट का कंट्रोल है और जो पब्लिक का कंट्रोल है वो बिल्कुल पैरेलल यानी कि इक्वल चल रहा है। जितना गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है पब्लिक पे उतना ही पब्लिक का कंट्रोल है गवर्नमेंट पे, क्योंकि इंडिया में क्या है, हम अपना लीडर खुद चुनते हैं और जब हमें प्रॉब्लम होती है तो अपना लीडर हटा भी, जो हमारा ही चुना हुआ लीडर हम हटा सकते हैं, इतनी पावर पब्लिक में है। तो 50-50 का जो कंट्रोल होता है वो चलता है पब्लिक का भी और गवर्नमेंट का भी। तो अब इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। फिर आता है फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ द पब्लिक इज हायर देन द डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जहां पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है पब्लिक पे वो इन कंपैरिजन कम है और पब्लिक का कंट्रोल जो है वो ज्यादा है गवर्नमेंट पर। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें यूएसए, यूके, आप इस समय देख रहे होंगे यूएसए में क्या चल रहा है, सबको पता होगा, न्यूज हमेशा आती ही रहती है। तो फ्री यूएसए और यूके फ्री इकोनॉमी को फॉलो करता है क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक का कंट्रोल है ना गवर्नमेंट पे वो कहीं ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट। तो ये तो बात रही कि टाइप ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। ठीक, अब बातें हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की, जिसमें हम इकोनॉमी के बारे में, इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो ये वैसे तो दो टाइप की होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको कभी कभी कहीं कहीं एमआई भी लिखा रहता है, इसको एमए लिखा रहता है। ये आपका 11th का सिलेबस है और ये आपका 12th का पोर्शन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जनरली माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जो छोटा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम सिंगल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, किसके, सिंगल यूनिट के बारे में। और जनरली इसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, सिंगल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन। दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम ग्रुप स्टडी करते हैं यानी कि एग्रीगेट स्टडी, एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। और ये इसका मतलब होता है लार्ज या फिर ग्रुप कह सकते हैं आप, एग्रीगेट्स कह सकते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं जनरली एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक में बेसिकली आपको पढ़ना है प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सिंगल यूनिट इसमें स्टडी की जाती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है, ग्रुप स्टडी करनी है, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट और इनकम की बात या इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो पढ़ेंगे। तो 11th में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स चलती है और 12th में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईडी यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलता है। तो अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे यानी कि स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। नेशनल इनकम आपकी पहली यूनिट है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें पहला जो चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इसमें कैसे कैसे काम किया जाता है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, चैप्टर 1 नेशनल इनकम का ये पहला चैप्टर, ये क्लास 12th का सिलेबस है, स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, टॉपिक का नेम है या चैप्टर का नेम कह सकते हैं सॉरी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर का मतलब आपको पता ही होगा, मैं बता भी देती हूँ। सर्कुलर का मतलब होता है घूमना, है ना, कोई भी चीज सर्कुलेट होना, घूमना। फ्लो का मतलब होता है बहाव, ऑफ का मतलब होता है का, इनकम का मतलब होता है आय या जो भी पैसा होता है उसको हम बोलते हैं। तो इसमें जनरली हम क्या देखेंगे कि जो पैसा है उसका जो मूवमेंट है, उसका जो बहाव है, उसका जो सर्कुलर फॉर्म है, पैसा मतलब जहां से चलता है घूम के वहीं पे पहुंचता है, उसका फ्लो क्या है, ये सब चीजें हम छोटी छोटी बारीकियां हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। मैंने इस यहाँ पे एक एक तरीके से कह दीजिए ये फ्लो चार्ट या सर्किल बना रखा है, कैसे पैसा बनता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, एक्सपेंस, इसका एक्सपेंडिचर कैसे होता है, यानी कि खर्च कैसे किया जाता है, और वापस से ये वहीं पहुंच जाता है जहां से ये पैसा आया होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही जानना है कि पैसे का रोटेशन, मनी की जो रोटेशन है वो कैसे होती है, कहाँ से उठता है, कहाँ जाता है, बीच में कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला हम देखेंगे, मैंने लिखा है प्रोडक्शन फेज, इसको जनरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेशन। अब जनरेशन का मतलब क्या हुआ, जनरेट होना। जैसे कोई भी फर्म है, ठीक है, कोई भी फर्म है, मान लीजिए कि सपोज करिए कोई एक साबुन की फर्म है, जहां सोप जो बनता है, जो हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, साबुन की फर्म है। तो वहां पे लोग काम कर रहे हैं, अपनी सर्विस रेंडर कर रहे हैं, बदले में उनको पैसा मिल रहा है। तो जो सर्विस वहां पे दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो पैसा ही तो जनरेट कर रहे हैं, मनी जनरेट कर रहे हैं ना। तो इसीलिए प्रोडक्शन फेज या जनरेशन फेज बोला जाता है, यानी कि फर्म में जो काम हो रहा है वो पैसा बनने का काम हो रहा है, सामान बनेगा
तो बिकेगा, वही पैसा आएगा। तो जो सामान बन रहा है वो पैसे को जनरेट करने के लिए ही सामान बन रहा है। तो मान लीजिए कि मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ साबुन के, मैं वहां पे जो भी काम कर रही हूँ, तो मैं आई एम जनरेटिंग द मनी, मैं अपनी सर्विस रेंडर कर रही हूँ, आई एम रेंडरिंग माई सर्विस, आई एम जनरेटिंग द मनी। तो जनरेशन फेज बोलते हैं। फिर फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसको इनकम फेज भी बोला जाता है। दो दो नाम है इसके, और एग्जामिनर या एग्जाम में या जो आपके प्रैक्टिकल लेने एग्जामिनर आते हैं वो पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज का क्या नाम है, जनरेशन फेज का क्या नाम है, एक्सपेंडिचर फेज का क्या नाम है। इससे दोनों नाम जानना जरूरी है। तो प्रोडक्शन फेज को जनरेशन फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा जनरेट हो रहा है, एक तरीके से पैसा को बनाया जा रहा है, क्योंकि सामान जो बन रहा है वो बिकेगा तो ही पैसा आएगा। तो जनरेशन फेज। दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मैंने अपनी सर्विस को वहां पे रेंडर किया, यानी कि मैंने यहाँ पे काम किया और मुझे पैसा मिला। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है पैसे का बंटना, पैसा देना। जैसे मैंने वहां काम किया, पैसा जनरेट किया, अपनी सर्विस दी, यहाँ पे मुझे इनकम हुई, यानी कि पैसा मिला, सैलरी, वेजेस, जिस तरह मैं काम कर रही हूँ वो मुझे मिला। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज, पैसा यहां से चल के यहां तक आया। फिर आता है एक्सपेंडिचर फेज। अब मुझे पैसा मिला है तो जाहिर है कि मैं पैसे को खर्च करूंगी, इसको डिस्पोजिशन फेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब पैसा मुझे यहां मिला है तो अब मैं खर्च भी तो करूंगी पैसे को। मैंने यहाँ काम किया, पैसे को जनरेट किया, यहाँ मुझे इनकम मिली, यानी कि मेरे हाथ में पैसा आया, मैंने पैसे को खर्च किया और मैं गई मार्केट और मुझे भी तो साबुन चाहिए होगा और मैंने भी साबुन खरीद लिया। तो ये पैसा अल्टीमेटली गया कहाँ? फिर से यहीं तो चला गया। यहीं से पैसा उठा, मुझे मिला, मैंने खर्च किया और पैसा यही चला गया। ये तो मैंने एक खाली एग्जाम्पल दिया आपको साबुन का कि मैं काम कर रही हूँ। बाकी ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, फिर मार्केट जाते हैं, उनको भी तो उस चीज की जरूरत होती है ना, तो खरीदते हैं, तो अल्टीमेटली पैसा घूम के फिर से कहाँ चला गया? फर्म में ही चला गया। यहाँ तो उन्होंने मुझे दिया सैलरी के फॉर्म में या वेजेस के फॉर्म में, मैंने इसको खर्च किया अपने पर्सनल यूज के लिए, लेकिन यहाँ पे वो उनके पास गया प्रॉफिट के फॉर्म में या रेवेन्यू के फॉर्म में, या आप कह सकते हैं डेली जो भी उनके इनकम होती है उसके फॉर्म में चला गया। तो इसी तरीके से पैसा जो है वो राउंड राउंड घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। फर्म से जनरेशन फेज से आया डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज से आया एक्सपेंडिचर पे, और अल्टीमेटली फिर ये पैसा जाके उसी फॉर्म में चला जाता है या लग जाता है जहां से वो पैसा आया रहता है। यही होता है सर्कुलर फ्लो, यानी कि सर्कुलेशन, मनी का सर्कुलेशन। ये हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि हाँ मनी का सर्कुलेशन क्या होता है। तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट हो, या जो भी मैंने अभी तक बताया है आपको उसमें कोई भी डाउट हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको जरूर उसका क्लेरिफिकेशन दे दूंगी या मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक, तो ये 3 फेज हो गए। अब आगे इसके क्या है,